कनाडा या कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश जिसके पास है एक हडसन बे, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी जो तीन तरफ से कनाडाई मुख्य भूमि कनाडा से, कनाडाई भूमि से घिरा हुआ है, उसी के पूर्वी हिस्से में के क्षेत्र को कहते हैं कनाडियन शील्ड। और कनाडियन शील्ड में एक पहाड़ है जिसे कहते हैं लॉरेंसियन माउंटेन। लॉरेंसियन माउंटेन और उसके आसपास जो पठारी क्षेत्र है उसको लॉरेंसियन प्लेट्यू भी कहते हैं। तो इसी के आधार पर हमारा आज का जो हम लोग टॉपिक है लॉरेंसियन क्लाइमेट, इसी लॉरेंसियन माउंटेन के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। नमस्कार, ये है फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज और आप देख रहे हैं संघर्ष द स्ट्रगल। मेरा नाम है चंद्रशेखर। तो आज हम बात करेंगे लॉरेंसियन क्लाइमेट की, जिसे कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट भी कहते हैं। तो ये जो कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है, ये एक तरह का इंटरमीडिएट टाइप का क्लाइमेट है। यानी कि ये क्लाइमेट कह सकते हैं इसको, ये दो भिन्न भिन्न जलवायु क्षेत्रों के बीच का एक जलवायु क्षेत्र। ये कौन से दो जलवायु क्षेत्र हैं? ये ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट और साइबेरियन क्लाइमेट। हम ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट और साइबेरियन क्लाइमेट को पढ़ चुके हैं। तो इनके बीच, यानी कि ना ही ये साइबेरियन क्लाइमेट की तरह इतना तेज है, इतना सीवियर है या फिर इतना कष्टदायक है, और ना ही ये ब्रिटिश क्लाइमेट की तरह इतना सुहाना है। तो इनके बीचों बीच ये पड़ता है। और चलिए अब आगे इसके बारे में बात करेंगे, देखते हैं। इसके पास दोनों तरह का फीचर्स पाए जाते हैं। ये जो इसमें दो तरह का फीचर्स है, या तो ये एक इसमें महाद्वीपीय प्रभाव भी है और महाद्वीपीय गुण भी है इस क्लाइमेटिक क्षेत्र में, और दूसरा जो सागरीय मैरीटाइम जो प्रॉपर्टी है इसकी वो भी पाई जाती है। ये जो लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, ये दो क्षेत्रों में, उत्तरी गोलार्ध के दो हिस्सों में पाई जाती है। एक जो हमने अभी बात किया कनाडाई शील्ड, और उसके आसपास के रीजन में कैनेडियन शील्ड, लॉरेंसियन माउंटेन और उसके आसपास का क्षेत्र जिसे कैनेडियन शील्ड भी कहते हैं, उस क्षेत्र में। और दूसरा है ईस्टर्न मार्जिन, यानी कि ईस्टर्न कोस्टलैंड ऑफ एशिया, इंक्लूडिंग साइबेरिया का कुछ हिस्सा है, चाइना, मंचूरिया, कोरिया, नॉर्दर्न जापान। साइबेरिया यानी रसिया का कुछ हिस्सा, जो जहाँ पर आप देखेंगे कमचटका पेनिनसुला है, या फिर वहाँ पर एक ओखोटस्क सी भी है। आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। और एक ये सारी चाइना, मंचूरिया, कोरिया, नॉर्थ और उत्तरी जापान है, और नॉर्थ चाइना में, जिसमें कि उत्तरी पूर्वी चाइना कह सकते हैं इसको। ये रीजन है। ये जो दक्षिणी मतलब गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह की जलवायु नहीं पाई जाती है। इसका कारण है यहाँ पर जो है 40 डिग्री और इसके आसपास जो है यहाँ पर ये जो समुद्री प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर महाद्वीपों का विस्तार बहुत कम देखा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ये इस तरह की जलवायु नहीं पाई जाती। तो इसी में आगे बढ़ते हुए द लॉरेंसियन क्लाइमेट टाइप, ये जो है लॉरेंसियन क्लाइमेट जो होता है वो इसमें यदि हम बात करें तो ये इसका जो शीत ऋतु है काफी लंबी होती है और शुष्क होती है, जबकि इसका जो ग्रीष्म ऋतु है छोटी और नम होती है। बाकी एक इस तरह कह सकते हैं इसको कि ये एक बिल्कुल मानसूनी जलवायु की तरह, बिल्कुल नहीं, मानसूनी जलवायु से मिलता जुलता हो। यहाँ पर जो सर्दियों का तापमान ये जनरली फ्रीजिंग पॉइंट से भी बहुत नीचे जा सकता है, या बहुत नीचे जा सकता है। यहाँ स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल नॉर्मल बात है यहाँ सर्दियों में। वहीं जो समर की बात करें तो समर का यहाँ की जो टेम्परेचर है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कि एक ऑफशोर विंड जो चलती है, पवन, ये एक तरह से अपतटीय हवाएं जो चलती है, जिसके कारण यहाँ पर एक कोल्ड करंट आर्कटिक की ओर से आता है, और जिसके कारण यहाँ की गर्मी जो है थोड़ी कम होती है, वरना ये इलाका और भी गर्म हो सकता था। ये कोल्ड करंट की वजह से अपतटीय पवन क्या है, ऑफशोर विंड क्या है, इसके बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं बता चुका हूँ ओशियन वाले एपिसोड में।
इसीलिए यहाँ का जो एक देख सकते हैं कि यहाँ जो वर्षा का एक समान वितरण है कि कब बारिश होगी, कब इस साल भर में अलग 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 तरह से। यहाँ जो मैक्सिमम विंड जो होता है, मैक्सिमम बारिश जो होता है फ्रॉम ईस्टर्ली विंड्स की वजह से होता है, जब समुद्र से असल की ओर हवाएं चलती है। यहाँ एनुअल जो प्रिसिपिटेशन है, जो एनुअल वार्षिक जो वर्षा है वो है 75 से 150 सेंटीमीटर, जिसमें कि 2/3 यानी 75% बारिश जो है समर में यानी ग्रीष्म ऋतु में हो जाता है। चलिए इस मैप को देखते हैं। तो जैसे हमने बात किया था कि दो क्षेत्र, ये इस क्षेत्र का ये जो हिस्सा है इसको हम लोग कैनाडियन शील्ड बोलते हैं ये, और ये बीच में देख रहे हैं ये हमारा ये है हडसन बे, और यहाँ पर है ये कैनाडियन शील्ड इसको बोलते हैं, और ये कैनाडियन शील्ड का हिस्सा, और ये यूएसए का है इधर, इसमें कनाडा का है इधर, और बीच में यहाँ पर एक देखेंगे जब इसको थोड़ा सा समोसे जैसा दिखने वाला एक छोटा सा आइलैंड है जिसको न्यू फाउंडलैंड आइलैंड बोलते हैं। और ये हिस्सा जो है आगे इस पर बात भी करेंगे जब इसका हम एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जाएंगे, तो इसमें ये एक मत्स्य के लिए या फिर मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी। अब दूसरा ये एशिया का ये पूर्वी तट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एशिया, यहाँ पर आपका चाइना है, इधर रसिया का कुछ हिस्सा है, इधर चाइना है, इधर रसिया का कुछ हिस्सा है, फिर इधर जापान है, कोरिया वगैरह इन सब में, और ये रहा जापान सी। इस सी को क्या बोलते हैं, ये जो है अंदर दसा हुआ, इसको क्या बोलते हैं पता कीजिए और बताइए इसको, नाम इसका देखिए इसका, नहीं तो आगे तो हम तो बता ही देंगे। तो उत्तरी पूर्वी अमेरिकन रीजन में जो लॉरेंसियन क्लाइमेट है, एक इसमें इसका जो इसके चरित्र की बात करें तो एक यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है। यहाँ जो प्रेसिपिटेशन है, यहाँ जो वर्षण है वो विथ समर के अंतिम में यानी गर्मियों के अंतिम में देखा जाता है, जो कि जुलाई या अगस्त में लगभग जब गर्मियाँ चरम पर होती है गर्मी यहाँ पर, तब यहाँ बारिश होती है। दिस यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन लार्जली ड्यू टू द अटलांटिक इन्फ्लुएंस। यहाँ जो इसकी ये जो यूनिफॉर्मिटी है यहाँ पर, जो ये जो जलवायु की जो कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए हिंदी में क्या कहें इसको, आई एम सॉरी कुछ नहीं मिल रहा है इसके लिए, मिले बता देंगे। यहाँ इस प्रकार की जो है जलवायु का जो इस पर महासागरीय प्रभाव है, और वो महासागरीय प्रभाव किसका है, अटलांटिक ओशियन का। अटलांटिक ओशियन और ग्रेट लेक्स के बारे में जैसे देखिए, हाँ यहाँ देख सकते हैं ये जो ग्रेट लेक सिटी इधर है, कौन कौन सा लेक है ग्रेट लेक्स में आप देख सकते हैं, 5 लेक है इस क्षेत्र में होते हैं, इसको पता कर लिए उसके बारे में, इसके बारे में भी हम जहाँ तक मेरी जानकारी मैं बता चुका हूँ इसको। और यहाँ पर जो है एक और चीज़ है जो इस जलवायु को प्रभावित करता है, वो है वार गल्फ स्ट्रीम, जिसके कारण यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी हवा बढ़ती है। और ये जो ईस्टर्न जो पार्ट है इसका, ईस्टर्ली फ्रॉम अटलांटिक का जो खुला अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर जो ईस्टर्ली चलने की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी तेजी से बढ़ जाता है। कारण है इसका, यहाँ जो मॉइस्चर बढ़ने का कारण है ये गर्म गल्फ स्ट्रीम की वजह से, और इसके कारण काफ़ी मिस्ट कुहासा वगैरह होता है। और जो वेस्टर्लीज यहाँ पर चूंकि वेस्टर्ली आ नहीं पाती इस क्षेत्रों में, कारण है इसका जो रॉकी माउंटेन्स है, पछुआ पवन यहाँ आ नहीं पाती, पश्चिम से आने वाली हवाएं, जिसके कारण इस पर एक पूर्वी हवाओं का ही प्रभाव रहता है, अटलांटिक महासागर का ही, जिसमें ये जो क्षेत्र इसका न्यू इंग्लैंड स्टेट्स है, यहाँ पर वेट कंडीशन होता है, जनरली नम मौसम ही रहता है सर्दियों में भी, जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए एक ठीक ठाक माना जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, आप यही जैसे हम लोग देख सकते हैं, फिर से मैप पर जाएंगे, इधर से आती है लेब्राडोर करंट और इधर से जाती है गल्फ स्ट्रीम। तो जाहिर है ये लेब्राडोर करंट जो है कि पोल से आ रही है और ये इक्वेटर की ओर से जा रहा है, तो पोल से आने वाली हवा जो करंट है वो ठंडी होगी, और जो इक्वेटर से पोल की ओर जाने वाली है वो गर्म होगी। और यहाँ पर गर्म और ठंडी दो धाराओं का मिलन होता है। तो इसके कारण जो है कि न्यू फाउंडलैंड का जो तटीय इलाका है उस जगह पर काफ़ी फॉग कुहासा या धुआंसे जैसी स्थिति बनी रहती है। और इसके यही कारण है कि यहाँ पर एक मत्स्य, यहाँ की जो जोग्राफिकल एक तो कंडीशन है, जो टोपोग्राफी है यहाँ की, यहाँ का जो तट कह सकते हैं, यहाँ का जो समुद्र तल है उसके कारण, और ये जो जलवायु, ये जो मौसम है
लॉरेंसियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसको बोलते हैं, इस क्लाइमेट की वजह से मत्स्यन यहाँ पर बहुत ही विकसित है। अब चलिए अब बात करेंगे हम, ये तो अमेरिकन था, अब एशियाटिक रीजन की। एशियाई जो रीजन में इस तरह का जो जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ जो रेनफॉल, बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बारिश का वितरण है, वहाँ इतना समान नहीं है जितना वहाँ पर आप देख सकते थे अमेरिका वाला में। यहाँ थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है देखते हैं। यहाँ भी विंटर कोल्ड होता है, वेरी ड्राई, while summers are warm and extremely wet. Rainfall is mostly confined to 5 summer month with the rest of the dry. यहाँ पर जो गर्मी के जो 5 महीने होते हैं, यहाँ जुलाई अगस्त में नहीं, ये थोड़ा लंबा चलता है यहाँ पर। यहाँ जो एक कह सकते समर का 5 महीना होता है, इसमें या ट्रॉपिकल मानसून की तरह। रेनफॉल इज मोस्टली कन्फाइंड टू द 5 समर मंथ, 5 महीने जो गर्मी की यहाँ पर बारिश होती है, बिल्कुल ट्रॉपिकल मानसून कंडीशन की तरह, जैसे कि इंडिया में है उसकी तरह। बाकी महीने इसके जो बाकी 6-7 महीने वो अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं, क्योंकि वो सर्दियों वाला मौसम होता है। सर्दियाँ यहाँ भी शुष्क ही पाई जाती है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ पहले देख सकते हैं, माउंटेन, जो कि पर्वतीय चाइना का जो अंदरूनी हिस्सा है जो पर्वतीय है, जिसके कारण यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल इफेक्ट तो है ही, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है सर गर्मियों में। इसको ये जैसे जानते हैं कि हम लोग पर्वतीय क्षेत्र जल्दी और तेज़ी से ज़्यादा गर्म होता है, जिसके कारण यहाँ पर एक लो प्रेशर बनता है, और पूर्वी हिस्से से जो मॉइस्चर नमी लिए हवाएं आती हैं जापान से या फिर पैसिफिक ओशियन से, और साउथ ईस्ट मानसून की तरह यहाँ एक ऑल्सो कॉल्ड कूल टेम्परेट, और इसके कारण नम हवाएं जो पूरब से आती हैं, जैसे कि हम लोग अभी देख चुके हैं उसमें जापान से या फिर पैसिफिक ओशियन से, और यहाँ पर एक बारिश कराती है, जिसके कारण इसको कूल टेम्परेट मानसून क्लाइमेट भी कहते हैं। इसको कूल टेम्परेट मानसून क्लाइमेट। द क्लाइमेट, अब आगे देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ जापान is modified its insularity and also by the meeting of warm and cold ocean current। जैसे हम लोग कि यहाँ पर जापान का जो क्लाइमेट है थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर पूर्वी हवाओं से नहीं, यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट पूरब से आने वाली हवाएं से, तो पूर्वी क्षेत्र से बारिश होगी वो कि जापान के, और वही पश्चिम से आने वाली हवाएं जो कि जापान सी से नमी लेंगी और जापान के पश्चिमी तट में भी बारिश कराएंगी। द क्लाइमेट ऑफ जापान मॉडिफाई, इसके कारण ये होता है। यहाँ पर 2 तरह का जो ये गर्म और ठंडी जलधाराएं यहाँ भी मिलती है, एक ओयोसिवो और क्यूरोसिवो और ओयोसिवो 2 धाराएं यहाँ पर मिलती है जापान के पास। तो ओयोसिवो और क्यूरोसिवो कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी, इसको भी आप कमेंट कर सकते हैं यदि आपको टाइम मिले, यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो ये इसको जो कि एक एडेक्वेट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट, यहाँ पर जो साउथ ईस्ट मानसून से और नॉर्थ ईस्ट मानसून से, दोनों तरफ, गर्मियों में साउथ ईस्ट मानसून से और सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट मानसून से यहाँ बारिश होती है, यानी कि गर्मियों में भी यहाँ बारिश होगी और सर्दियों में भी। द लेटर इज ड्राई कोल्ड विंड फ्रॉम मेनलैंड एशिया। जब देखिए जब मेनलैंड एशियाई मुख्य भूमि से जो हवाएं आती है जापान की तरफ, वो ड्राई होती है, लेकिन जैसे ही वो जापान सी पार करती है, जापान पहुंचने की एशियाई से हवाएं जापान पार करने के लिए जापान सी को क्रॉस करना पड़ेगा, जापान सी पार करती है, वहाँ एक नमी ग्रहण करती है और जो ऊंचावच वाले क्षेत्रों में भारी बारिश कराती है और स्नोफॉल भी होता है, ये सर्दियों में होता है। द रेनफॉल इज नेक्स्ट, अब लास्ट, यार ये बार ये मेरा पॉइंटर छूट जाता है, कहीं मैं भूल जाता हूँ, इसलिए माफी चाहूँगा, जहाँ तहाँ लाइन खींच जाता है। The rainfall is more evenly distributed with 2 maxima, one in June, the plum rain, other is September in typhoon rain। यहाँ पर रेनफॉल जो है कि जो कि 2 रूप में, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा बारिश होती है 2 टाइम में, एक है जून में, दूसरा सितंबर में। जून में जो बारिश होती है उसको यहाँ क्या कहते हैं, जून में जो यहाँ बारिश होती है इसको कहते हैं हम लोग प्लम रेन, या इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है आप एक बार देख लें। और दूसरा सितंबर में द टाइफून रेन। 2 तरह की बारिश यहाँ जापान में देखी जाती है।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि जिसको कि आपको हमेशा से चेक करना ही होता है, चेक करते रहना पड़ता है, जैसे कि कुछ शब्द के प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि कभी भी हम लोग हर शब्द का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही करें, कोई टीचर हो या स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं। प्रोनाउंसिएशन अक्सर चेंज हो जाते हैं लोगों के हिसाब से, तो आप लोग इसको प्रोनाउंसिएशन जो होता है शब्दों का उसको चेक करते रहें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दो दो होता है मौसम बारिश का, एक तो होता है टाइफून रेन जो काफी तेज बारिश होती है, दूसरी प्लम रेन। प्लम रेन जो होता है जून में और सितंबर में होता है टाइफून रेन। अब यहाँ देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन की, लॉरेंसियन क्लाइमेट की। यहाँ पर जो लैंड है 40 से 50 डिग्री के आसपास जो अक्षांश है उसमें पाए जाते हैं, और उत्तरी जैसे कि जानते हैं 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट की अधिकायक बहुतायत पाई जाती है। इन एशियन एशियाटिक रीजन ईस्टर्न साइबेरिया, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस साइबेरिया का जंग का क्षेत्र है, यहाँ पर साइबेरियन रीजन में आता है ये क्षेत्र, लॉरेंसियन क्लाइमेट को जिसको बोल सकते हैं, ईस्टर्न साइबेरिया जिसको कह सकते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर इंटैक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रेट कॉनिफेरस बेल्ट, टैगा का जो एक कॉनिफेरस बेल्ट है यहाँ का, साउथ ऑफ 50 डिग्री लैटिट्यूड, 50 डिग्री के नीचे कॉनिफेरस फॉरेस्ट की। हाँ, यहाँ पर 50 डिग्री से जैसे नीचे जाते हैं तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है एक डेसिडुअस जो पर्णपाती वनों में तब्दील हो जाते हैं या के साथ मर्ज कर जाते हैं, मिक्सित हो जाते हैं, जिसमें कि ओक, बीच, मैपल, बर्च जैसे पौधों की प्रधानता पाई जाती है। अब यहाँ देखते हैं एग्रीकल्चर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है कि गर्मी छोटी होती है और शीत ऋतु बहुत लंबा होता है और एरिड होता है, बस जापान को छोड़ दे तो यहाँ पर कृषि का विकास बहुत कम है या फिर नहीं है। यहाँ पर जो कृषि के रूप में यदि देखा जाए तो लंबरिंग यानी लकड़ी की कटाई और उससे रिलेटेड जो सारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ का सबसे ज़्यादा वही इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। उसके बाद यदि देखें एग्रीकल्चर यहाँ पर लेस इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो मौसम का यहाँ पर एक मैरीटाइम इंफ्लुएंस की वजह से कुछ क्रॉप उगाए जा सकते हैं, जैसे कि जा सकते हैं आलू है, ओट, राई, बार्ली वगैरह। सर्दियों में एक्चुअली ये 50 डिग्री आसपास है तो यहाँ का टेम्परेचर जब भी बहुत ज़्यादा नहीं होता फिर भी यहाँ पर ये सब खेती की जाती। यहाँ पर एक चीज़ और है, फिशिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जापान हो या फिर न्यू फाउंडलैंड का हिस्सा हो। आप जानते हैं कि मत्स्य के लिए जो कि दो महत्वपूर्ण इलाके हैं दुनिया में, 2-3 हैं, एक ग्रैंड बैंक है, एक डॉगर बैंक है और दूसरा एक जापान का तट है। डॉगर बैंक आप समझते हैं एक ब्रिटेन और उसके आसपास का क्षेत्र है, ग्रैंड बैंक हमारा हो गया न्यू फाउंडलैंड और ये जापान का रीजन। तो यहाँ पर मत्स्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी विकसित अवस्था में। ये जो जेंटल स्लोप है यहाँ की जो सागर तल है इसमें यहाँ पर ढलान बहुत तेज नहीं है और पठार नुमा आकृति का निर्माण करता है। और इस क्षेत्र में जो है गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से प्लैंक्टन्स की भारी मात्रा में उत्पादन होता है, प्लैंक्टन यानी कि शैवाल का, जिसके कारण यहाँ पर मछलियों को सरवाइव करने में बहुत मछलियों के लिए एक अनुकूल जलवायु मिल पाता है। और यहाँ पर छिछला सागर भी होता है, सागर की गहराई भी बहुत ज़्यादा नहीं है होती यहाँ पर, क्योंकि जैसे होता है कि पठार नुमा आकृति है। तो यहाँ पर जापानीज और ये इलाके में मछलियों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उनके जो ऐसे कहा जाता है कि जापान एक ऐसा देश है जो कि अपने टोटल उत्पादन का आधा ही अनाज उगा पाता है, लेकिन उसके बाद भी वो अनाज का आयात नहीं करता। इसके पीछे रीजन है कि वो मछलियों पर निर्भरता उसकी, आप समझ सकते हैं कि मछलियों पर उनकी निर्भरता कितनी है। और मछलियों इस कारण उनका जो मत्स्य पालन है, मत्स्य है, जो फिशिंग का जो फिशिंग इंडस्ट्री है काफ़ी डेवलप है। वो कहा जाता है कि उनके पास एक मछली समुद्र में चलता फूलता फैक्ट्री होता है जहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, फिर उसे वहीं साफ करके प्रोसेस करके पैकिंग करके सिर्फ सीधे मार्केट में भेज दिया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो या फिर बाहर एक्सपोर्ट करना हो। वहीं पर मछलियों के अलावा जापान में एक और चीज़ है जो कि
पर्ल फिशिंग भी की जाती है। आजकल पर्ल फिशिंग को आर्टिफिशियली भी किया जाता है पर्ल का, और इस तरह से उसका एक कह सकते हैं यहाँ पर पर्ल ओएस्टर एक टर्म है इसमें, जिसको ऊपर मतलब सीप जो होता है जिसको फाड़ कर मोती निकाली जाती है, जिसको काट कर पर्ल ओएस्टर बोलते हैं। और तो ये थी यहाँ की जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। एग्रीकल्चर के नाम पर यहाँ पर फिशिंग और लंबरिंग है। बाकी बाकी एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही कह सकते हैं वो माइनर चीज़ है। तो ये था हमारा लॉरेंसियन क्लाइमेट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्कटिक क्लाइमेट की। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि ये हमारा जो लॉरेंसियन क्लाइमेट वाला जो एपिसोड है ये हमारा इस फिजिकल ज्योग्राफी एपिसोड का लास्ट एपिसोड है। तो नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पर या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर। दोस्तों मैं पहले से ही कई बार बोल चुका हूँ, आप लोग से सुझाव मांगता रहा हूँ कि आप सुझाव दीजिए कि जो इंडियन ज्योग्राफी में या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या क्या नई चीज़ें डाली जाए, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, या फिर क्या मैंने जो पिछला 40-45 एपिसोड बनाए हैं इसमें क्या कमी है, या फिर इसको किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि हमारा आखिरी एपिसोड होगा, आर्कटिक क्लाइमेट या टुंड्रा क्लाइमेट। तो दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा प्रमोट करने के लिए दोस्तों को टैग भी कीजिए। तो तब तक के लिए